प्यारे बच्चों नमस्कार। हम लोग हमारी पहली पाठ्य पुस्तक है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास बी एड फर्स्ट ईयर के अंदर जो पुस्तक लिखती है उसका हम लोग अध्ययन कर रहे थे। और उस अध्ययन के दौरान में हमारा जो बिंदु चल रहा था वो था पद्मावती समय को लेकर के भी। ठीक है, पद्मावती समय को लेकर के इनके जो कह सकते हैं कि पृथ्वीराज रासो से संबंधित है। और इनके जो रचनाकार हैं चंद्रवरदाई, और चंद्रवरदाई के साथ साथ एक तरह से कह सकते हैं कि इस राष्ट्र का जो संपादन है वो कह सकते हैं कि भारत भूषण और ओम प्रकाश सिंगल, ठीक है, तो उन्होंने किया। तो इनकी खातिर बताया जाता है कि इन रचनाकारों ने और ये जो काव्य रचना है उस काव्य रचना के अंतर्गत है पद्मावती समय जो आपके सिलेबस के अंदर रखी गई है तो उसको इन्होंने वर्णित किया और जो पाठक है वो उसको पढ़ रहे हैं। अब कल हम लोगों ने इनका जो वर्णात्मक बिंदु है उस वर्णात्मक बिंदु का अध्ययन किया। आज का जो बिंदु वो आपका कलात्मक कलात्मक का सीधा सीधा संबंध है, जैसे नाम ही कलात्मक है, कला का जो संबंध है वो कला पक्ष से। एक तरह से देखा जाए तो कह सकते हैं कि अपने जो पद होते हैं उनके एक भाव पक्ष और एक कला पक्ष। तो कला पक्ष का जो संबंध है वो एक तरह से कह सकते हैं कि व्याकरण से। और जो कोई भी कवि रहा हो, ठीक है, या कोई भी रचनाकार रहा हो, तो उस रचनाकार की कह सकते हैं कि भाषा सौष्ठव, उसने अपनी रचना के अंदर किस भाषा का प्रयोग किया, कैसी उसकी शैली रही, किस तरह से उसमें अलंकार योजनाएं देखने को मिली, किस तरह से उसमें छंद विधान थे, तो इन सब का जो अध्ययन है वो इसके अंतर्गत है वो किया जाता है। तो यहाँ हम लोग पद्मावती समय के दौरान है और जो कवि चंद्र है चंद्रवरदाई है और उन्होंने जो अपने रचनाएं की उस रचनाओं के अंदर अपना जो कह सकते हैं कि अपनी जो व्याकरण है उस व्याकरण का किस तरह से प्रयोग किया और उस प्रयोग के अंतर्गत कैसी भाषा को रखा। एक दृष्टि से देखें तो कह सकते हैं कि कोई भी भाषा रही है या कोई भी कवि रहा हो तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। उसकी जो भाषा है उसका कह सकते हैं कि अपने भावों को विचार करने का माध्यम, ठीक है, या दूसरों को अपने विचारों को एक तरह से समझाना, ठीक है। तो वो जो चीजें हैं वो एकदम सरल सुगम होनी चाहिए। हालांकि देखा जाए तो ये जो रासो है तो रासो का भी आदिकालीन रचनाएं हैं। रासो जो है वो आपका आदिकाल से चला आ रहा है और आदिकाल के दौरान है ज्यादा एक तरह से कह सकते हैं कि कोई चीज है वो एक तरह से स्टिक नहीं थी, ठीक है। यहाँ भाषा की दृष्टि से हम लोग अध्ययन करेंगे तो यहाँ चीजें निकल कर सामने आएंगी कि उस दौरान भी जो अनेक जो भाषाएं वो अनेक भाषाएं उस समय चला करते थे। अनेक भाषाओं के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि जिस तरह से कह सकते हैं संस्कृत है, प्राकृत है, अवधी है, उसके साथ साथ ब्रज है, ये कह सकते हैं कि अरबी और फारसी के शब्द हैं, तत्सम शब्द हैं, टिंगल पिंगल भाषा कह सकते हैं, राजस्थानी मिश्रित भाषा कह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये था कि अनेक प्रकार की जो भाषाएं उन भाषाओं का जो अध्ययन है वो इसके अंतर्गत किया जाता है। तो इन अध्ययन के दौरान हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ जो कलात्मक दृष्टि से देखें तो कह सकते हैं कि कलात्मक दृष्टि से जो भाषा है उस भाषा का प्रयोग या उसकी जो अभिव्यंजना है वो किस प्रकार से देखने को मिली। संक्षेप में इसका हम लोग वर्णन करते हैं। वैसे देखा जाए तो कलात्मक दृष्टि से सबसे पहले भाषा सौष्ठव आता है। भाषा सौष्ठव के साथ बोलने की शैली कह सकते हैं, लिखने का तरीका कह सकते हैं, जिस तरह से अपनी जो हिंदी भाषा है उसकी हिंदी भाषा की अपनी एक लिपि होती है, ठीक है, देवनागरी लिपि के अंदर। वैसे संस्कृत की भी है, मराठी की भी है, नेपाली की भी है, उसके साथ साथ जिस तरह से पंजाबी है उसकी गुरुमुखी है, अरबी की फारसी है, अंग्रेजी की रोमन है। तो इस तरह से अनेक प्रकार की जो लिपियां हैं, ये जो शैली है वो देखने को मिलती है। अलंकार योजना का जिक्र करें तो अलंकार योजना के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है कि जिस तरह से किसी चीज को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करना, अपने वाक्य को, अपने शब्दों को, अपने छंदों को, कह सकते हैं कि पढ़ने वाला जो है वो उसको देख करके एक तरह से आकर्षित हो, इंप्रेसित हो। और उसके साथ साथ छंद विधान है, तो इन सब चीजों का हम लोग अध्ययन करेंगे। यहाँ थोड़ा सा अगर प्रकाश डालें तो उस प्रकाश के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पद्मावती समय अर्थात जो सिंहलगढ़ जो द्वीप है उस द्वीप के दौरान है ये जो पद्मावती है, और उन्होंने एक सुख के माध्यम से, कल हम लोगों ने वर्णात्मक के अंतर्गत पढ़ा था कि एक सुख के माध्यम से और एक संदेश
वाहक बना करके और उन्होंने पृथ्वीराज तक एक अपना जो संदेश पहुंचाने का कार्य किया था। तो उस दौरान यहाँ देखें तो अब उनका जो कला पक्ष है, उस कला पक्ष के दौरान जो चीजें सामने निकल करके आ रही हैं, तो उसमें ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं कि पद्मावती समय के अंदर भाव व्यंजन के समान अभिव्यंजना शिल्प अर्थात कला पक्ष विपूर्ण सबल और सफल है। अब उन्होंने बताया कि जिस तरह से भावार्थ अपना था, उस भावों के अनुसार है, उन पदों के अनुसार, उन पदों को हम लोगों ने पढ़ा, तो उन पदों के अनुसार कह सकते हैं कि जो भाव व्यंजन था, उस भाव व्यंजन की जो अभिव्यंजना की जाए या शिल्प सौंदर्य पर प्रकाश डाला जाए, तो कला पक्ष भी है, वो भी अपने आप में एक तरह से सबल और सफल कह सकते हैं कि सबल, बलपूर्वक और सफल जो है वो कहा जा सकता है। राजस्व के पद्मावती समय के दौरान ये जो राजस्व काव्य लिखा गया, उस राजस्व काव्य से कह सकते हैं कि मुख्य राजा जो उसका व्यक्तित्व, उसकी राज्य व्यवस्था, उसकी शासन व्यवस्था, उसके साहित्यिक, उसका समाज, सामाजिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र, वो सारी की सारी जो चीजें उसमें देखने को मिले, उसके के दौरान ये चीजें आती हैं कि पद्मावती समय में भाव उत्कर्ष, ठीक है, उसको सुंदर ढंग से दिखाने के लिए के साथ है शिल्पगत सौंदर्य का उत्कर्ष, अभिव्यंजना, भाषा, अलंकार, छंद पक्ष भी इस अध्याय में उत्कृष्ट बन पड़े हैं। अब उन्होंने बताया कि इन चीजों को दिखाने के लिए सबसे पहले भाषा, अलंकार, छंद, तो कहने मतलब इस अध्याय के साथ उसको जोड़ दिया गया है। सबसे पहले अगर नजर डालते हैं तो वो है आपका भाषा सौष्ठव। भाषा सौष्ठव अर्थात भाषागत सौंदर्य। किसी भी चीज को अगर जैसे अपन कह सकते हैं कि सामने वाले से हम मिलते हैं, तो उस दौरान में अगर सामने वाला हमारे साथ एक तरह से कटु वचनों के साथ या कठोर भाषा के अंदर बात करे, तो हम उससे कम ही बात करना पसंद करेंगे। जबकि कुछ एक जो ऐसे होते हैं कि हम लोग अपरिचित होते हुए भी और हमारे साथ वो मधुरतापूर्वक व्यवहार करता है, मधुर भाषा के अंदर बात करता है, तो उनसे मिलकर के कहीं हमें ज्यादा ऐसे लगता है कि ठीक है कि इनके साथ हमारा परिचय वो बढ़ाया जा सकता है। किंतु कुछ एक जो लोग हैं उनके साथ साथ वो कह सकते हैं कि दिखने में ठीक ठाक है, किंतु उनकी जो भाषा और उनके जो व्यवहार है वो उचित नहीं है। तो इस चीज को लेकर के तो यहाँ देखने को मिलता है कि भाषा के संबंध में भाषागत जो सौंदर्य है वो राष्ट्रों की भाषा के संबंध में पर्याप्त मतभेद है। यहाँ कह सकते हैं कि अनेक प्रकार की जो भाषाएं मैंने आपको बताई कि यहाँ अनेक प्रकार की भाषाएं रही, जिसके दौरान अवधि है, डिंगल है, पिंगल है, ठीक है, संस्कृत है, प्राकृत है। वैसे देखा जाए तो अपनी एक श्रेणी के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था कि अपनी भाषा की जो उत्पत्ति है वो संस्कृत ले लो, और संस्कृत लेते हैं तो संस्कृत हिंदी है, वो संस्कृत की ज्येष्ठ पुत्री के रूप में देखने को मिलती है। हिंदी तो बाद में आती है, उससे पहले प्राकृत है, पाली है, अपभ्रंश है, अवट है, तब जाकर के कहीं हिंदी निकल करके वो सामने आती है। उसके साथ साथ कुछ जो सहायक बोलियां कह सकते हैं हम लोग, कह सकते हैं कि एक भाषा का प्रयोग करते हैं तो उस भाषा के प्रयोग के दौरान चार पांच जो चीजें हैं, बिना मिश्रण की कोई चीज तो संभव है नहीं। भाषा हिंदी भी अपने आप में एक तरह से मिश्रित भाषा है, किंतु देखा जाए तो बिना मिश्रण की कोई भी चीज वो अपने आप में पूर्ण नहीं हो सकती, सिर्फ एक नमक को छोड़ करके, ठीक है। उसमें भी एक तरह से देखा जाए तो वो भी मिश्रण है, समुद्र का जो कड़वा जल है उसको एक तरह से इकट्ठा करके सुखा करके फिर उसको तैयार करते थे, है तो वो मिश्रण, ठीक है। चाहे चीनी ले लो तो गन्ने से तैयार करो, ठीक है, कोई व्यंजन बना हो तो अन्य। तो ऐसा ही कुछ इसमें भी देखने को मिलता है कि भाषा है वो देश काल वातावरण सारी चीजों को देख करके, समाज को देख करके और एक तरह से काव्य की रचना की जाती है। तो उसी दौरान यहाँ भी देखने को मिला कि भाषागत सौंदर्य के अंतर्गत जो मतभेद, ठीक है। एक तो पहली बात तो ये कि काल विभाजन को लेकर के मतभेद था, ठीक है। और ये जो आदिकाल है, आदिकाल जो आचार्य शुक्ल जी ने इसकी जो परिभाषा दी वो 1050 से लेकर के 1375 तक का जो समय रखा, किंतु उसके बाद भी यहाँ मतभेद देखने को मिला। अलग 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 विद्वान हुए, ग्रियर्सन है, द्विवेदी हैं, मिश्र हैं, उसके साथ साथ कह सकते हैं कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं, उसके साथ साथ राहुल संकीर्तन है, गणपति चंद्रगुप्त हैं, नगेंद्र हैं, अन्य बहुत सारे जो कवि हैं, सबने अपने अपने जो मत रखे काल को लेकर के, समय को लेकर के। तो यहाँ भाषा को लेकर के भी मतभेद देखने को मिलता है। वो कहते हैं राष्ट्रों की भाषा के संबंध में पर्याप्त मतभेद है, यदि कोई इसे अपभ्रंश, ठीक है, मानता है तो दूसरा इसे डिंगल और पिंगल
बंगाल और बंगाल उस समय की कह सकते हैं कि एक तरह की ब्रज भाषा, ठीक है। और बंगाल राजस्थानी राजस्थानी मिश्रित भाषा, मिश्रित हिंदी भाषा। कई विद्वान रासों की भाषा में अनेक भाषाओं का मिश्रण देखते हैं, और कई विद्वानों की जो भाषा कई विद्वानों ने कवियों ने भाषा रासों की जो भाषा के लिए कहा भी है, सठ भाषा पुराण च पुराण कथिनता मयम, अर्थात वो कहते हैं कि छह भाषाएं, सठ भाषा भाषा माफ करना, सठ भाषा पुराण से पुराण कथिता मयम, अर्थात वो कहते हैं कि छह भाषाओं के अंदर कोई रचना की जाए तो वो कुरान के समान है, ठीक है। और कह सकते हैं कि जैसे कुरान में अरबी है, फारसी है, उर्दू है, अंग्रेजी है, ठीक है, हिंदी है, ठीक है, संस्कृत के भी शब्द हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि अनेक भाषाओं का जो मिश्रण है, सठ भाषा अर्थात छह भाषाओं की खातिर कहा गया। तो यहाँ विद्वानों के अंदर अनेक प्रकार के जो भेद हैं वो देखने को मिले, उन मतभेदों को लेकर के उन्होंने अपनी अपनी राय रखी। उसके साथ साथ यहाँ देखने को मिलता है कि जो पद्मावत समय का हम जिक्र करें तो पद्मावती का जो समय है उस समय के दौरान हमें राजस्थानी, बिंगल, राजस्थानी, संस्कृत, सब वेदों और पुराणों की जो भाषा, प्राकृत इसी का दूसरा भाग, अपभ्रंश उससे नीचे वाला, उसके बाद ब्रज का जो क्षेत्र है कह सकते हैं ब्रज भाषा, अरबी बाहरी जो आक्रामकता आए हुए थे, और फारसी इसी की लिपि, तो आदि अनेक रूप हैं वो देखने को मिलते हैं। यहाँ काउंट करें तो एक दो तीन चार पाँच छः सात, कहने का मतलब सठ भाषा का जो जिक्र है ये इसकी कह सकते हैं कि एक तरह से शैली हो गई। तो यहाँ छह भाषाओं का मिश्रण देखने को मिलता है। तो यहाँ वो कहते हैं कि षट भाषा पुराण से पुराण कथित में, अर्थात छह भाषाओं के अंदर अगर अध्ययन, तो यहाँ छह भाषाओं का जो जिक्र है वो देखने को मिलता है। तो संस्कृत के तत्सम शब्द, अब संस्कृत के तत्सम शब्द है, संस्कृत भाषा में देखा जाए तो यहाँ मृग है, सीप है, भाऊ है, करी है, नैन है, खंजन है, हंस, कमल, शशि आदि जो उपलब्ध है। ये कहने का मतलब अलग अलग भाषाओं के अंदर जैसे अपनी जो काव्य रचना कर रहे हैं और काव्य रचना के अंदर अलग अलग जो शब्द हैं वो निकल करके आते हैं। तो यहाँ जैसे ब्रज भाषा का जिक्र करें तो जैसे लड़का, तो उसके साथ साथ हम लोग जैसे मैथिली का जिक्र करें तो दो लड़का, ठीक है, गुजराती का करें तो छोकरा, या फिर राजस्थानी का करें तो छोरा। तो ऐसे क्या है कि एक ही चीज को लेकर के अलग अलग जो शब्द है उन शब्दों का जो प्रयोग है वो यहाँ देखने को मिलता है। तो कह सकते हैं कि जैसे कुमाऊनी है उसमें अलग है, जो हिमाचली है उसमें गढ़वाली है उसमें अलग है। तो ये सब संस्कृत के जो तत्सम और तद्भव जो शब्द है उन शब्दों के अंतर्गत है। मृग शशि के भाव करी, हई नैन खंजन, हंस कमल शशि। और कहने का मतलब यहाँ पद्मावती जो नारी है और पद्मावती को लेकर के तो मृग नैनी उन्हें बताया गया है, शशि पे भाव भाई, करी मतलब जो कमरबंद है, नैन है, खंजन है, ठीक है, हंस के समान है, कमल है, शशि है, चंद्रमा, अर्थात इन सब चीजों को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास वो किया गया है। अगर अरबी के शब्दों को देखें तो अरबी के भी अनेक जो शब्द है वो सहज रूप से देखने को मिलते हैं। जैसे शाह, वैसे देखा जाए तो शाह है वो सैशलगम वाला आता है, किंतु यहाँ बादशाह की खातिर शाह है, मीर, सुल्तान, तेग, अश्वार, घोड़े पर जो एक तरह से अश्व पे सवारी करता है, हजार, जाली, सकमान, फिरंगी आदि। तो ऐसे इन शब्दों का जो प्रयोग है वो अरबी भाषा के अंदर, कहने का मतलब भाषा सौष्ठव को सुंदर ढंग से दिखाने के लिए या अनावश्यक ही कह सकते हैं कि स्वतः ही, अनावश्यक तो नहीं कहूंगा, स्वतः ही अपने मुख से निकलने वाले जो शब्द है उनका जो प्रयोग है वो करने देखने को मिलता है। संस्कृत
अरबी अब अपभ्रंश। अपभ्रंश की जो छाया, कहने का मतलब कह सकते हैं कि यहाँ अब कुछ लोगों ने इसको अपभ्रंश से जुड़ा। तो अपभ्रंश की छाया में वो कहते हैं कि अपनी प्राचीनता के जो घोतक है, उसके साथ साथ रसोकार ने पद्मावती समय में भाषा में पूर्ण अधिकार का जो प्रदर्शन है वो किया है। कहने का मतलब ये है कि अपभ्रंश के अंतर्गत यहाँ रसोकार जो है उन्होंने पद्मावती समय के अंदर अपनी भाषा के ऊपर पूर्ण प्रदर्शन करने की जो बात है वो कही है। उसके साथ साथ है वो कहते हैं कि भाषा का जो व्यवहार करता है उसके साथ साथ माफ करना, तो यहाँ अपभ्रंश का जो जिक्र किया गया, अगला जो बिंदु है वो वीर रस। कहने का मतलब ये जो काव्य रचना है उस काव्य रचना के अंदर वीर रस का प्रयोग किया गया, क्योंकि यहाँ पृथ्वीराज रासो है तो उसमें वीर और नौ रसों के अंदर श्रृंगार, ठीक है, वीर और श्रृंगार का जो अद्भुत समन्वय वहां देखने को मिलता है। तो इसमें वो कहते हैं कि वीर रस के अंतर्गत वो कहते हैं कि इसमें ओजमयी अर्थात जो अपना गुण है, तीन गुणों के अंदर पहला ही जो गुण है वो ओज है, और दूसरा माधुरी, तीसरा प्रसाद। तो यहाँ ओजमयी ओजस्वी आवाज के अंदर, और ओज भाषा का वर्णन करता है तो कोमल भावों की अभिव्यंजना के लिए माधुरी गुण समान है। अब उन्होंने बताया कि एक तरफ से ओजस्वी शैली देखने को मिलती है, ओज गुण देखने को मिलता है, तो वहीं यहाँ माधुरी गुण भी देखने को मिलता है। भाषा का व्यवहार करता है, माधुरी गुण युक्त भाषा का एकाएक उदाहरण देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि अपनी रचना को सुंदर दिखाने के लिए और सुंदर भाषाओं का जो प्रयोग है, गुणों का जो प्रयोग है वो देखने को मिलता है। तो ये सारी की सारी जो चीजें वो उसमें मेल खाती हैं। तो भाषा का व्यवहार करता है, माधुरी गुण युक्त भाषा एक उदाहरण देखने को मिलता है। भाषा में अलंकार की वृत्ति भी पद्मावत के समय में कवि की समृद्ध कल्पना और सशक्त अभिव्यक्ति, भाव अभिव्यक्ति वस्तु को प्रसंगों में कल्पना का समन्वय है। अब उन्होंने बताया कि अपनी रचनाओं को सुंदर दिखाने के लिए पहली बात तो ये कि भाषा का जो व्यवहार करता है उसमें माधुर्य गुण युक्त भाषा का प्रयोग किया गया। उसके ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। अलंकरण की जो प्रवृत्ति है, अलंकरण अर्थात है अपनी रचना को सुंदर दिखाने के लिए, ठीक है, तो उस वृत्ति में अपनी विशेषता रखती है। ओज गुण ओजस्वी शैली में पुरुष वर्ण का वर्ण प्रधान अर्थात पुरुष प्रधान समाज है उसकी जो चीजें हैं वो देखने को मिली, और उसमें कवि ने वीर रस का चित्रण किया। कहने का मतलब बड़ी सुंदरता के साथ है, और उनकी जो कह सकते हैं कि वीरता और ओजस्विता को प्रस्तुत करने का जो प्रयास है वो कवि ने किया। पद्मावत के समय पद्मावत की समय की भाषा कवि की समृद्ध कल्पना अर्थात संपूर्ण कल्पना कुछ सत्यता कुछ कह सकते हैं, तो इस चीज को लेकर के संपूर्ण समृद्ध कल्पना और सशक्त अभिव्यक्ति से भावाभिव्यंजन अर्थात अपनी भावों की अभिव्यंजना उन्होंने की। और वस्तु वर्णन अर्थात किसी विषय को लेकर के उन्होंने जो बातें की, उनके अनुसार वो कहता है कि वर्णन के प्रसंगों में कल्पना का समन्वय अर्थात इन दोनों का जो तालमेल है वो देखने को मिलता है। चंद अर्थात कवि चंद्रवरदाई चंद विषय और भावों के अनुकूल, कहना मतलब जैसा विषय रहा और जैसे भाव रहे उन भावों के अनुकूल भाषा का प्रयोगता अर्थात उन उसी प्रकार की जो भाषा उसका जो प्रयोग है वो कवि ने किया है। कवि सप्राण भाषा का प्रवेश प्रभावपूर्ण और मतलब कवि जो है वो सप्राण अर्थात उसमें ऐसा नहीं है कि कल्पना अकेली कल्पना ही है, उसमें वास्तविकता भी जो है उसमें देखने को मिली। तो सप्राण भाषा का प्रवाहपूर्ण अर्थात जिस एक तरह से छंद जो है वो जिस तरह से आगे गतिमान है तो उस तरह से वो कहता है कि प्रवाहपूर्ण और सो उद्देश्य किसी ना किसी उद्देश्य को लेकर के प्रयोग है वो किया गया है। ऐसा नहीं है कि अकेली कल्पना के माध्यम से या अपनी रचना को सुंदर दिखाने के लिए उन्होंने प्रयोग किया हो, किंतु यहाँ ये देखने को मिलता है कि यहाँ जो कह सकते हैं कि कवि चंद्रवरदाई हैं, तो चंद्रवरदाई ने जिस विषय को चुना उस विषय के अंदर उनकी भावों की अनुकूलता देखने को मिलती है। भाषा का जो भाषा का जो प्रयोग है प्रयोगता है वो देखने को मिलता है। उसमें सप्राण भाषा का जो प्रवेश है वो प्रभावपूर्ण रूप से देखने को मिलता है। तो उसका और ऐसा नहीं है कि उसको किसी ऐसे मतलब अपने मनोरंजन के लिए या अपनी प्रसिद्धि के लिए या कह सकते हैं कि अपने आप को थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए, जबकि उसकी खातिर वो कहता है कि साफ साफ सो उद्देश्य प्रयोग किया गया है। यहाँ पद्मावत जो समय है, पद्मावत समय के अंदर पृथ्वीराज राशियों को लेकर के जो चंद्रवरदाई ने
और संपादक जो भारत भूषण जी हैं, ओम प्रकाश सिंघल जी हैं, उन्होंने जो रचनाएं की उस रचना करने के पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य अवश्य निहित रहा है। ठीक है, तो इस उद्देश्य को लेकर के उन्होंने काव्य रचना की। तो यहाँ कलात्मक दृष्टि से नजर डालें तो भाषा सौष्ठव भाषा सौंदर्य के अंतर्गत रासों की जो भाषा है उसके संबंध में ये जो विद्वान है वो मतभेद रखते थे। उन्होंने बताया कि एक तरह से एक पंक्ति के माध्यम से षष्ठ भाषा पुराण से पुराण कथिता मयम, अर्थात 6 भाषाएं वो पुराण का जो वर्णन करती हैं। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि यहाँ इस पद्मावत के अंदर इस प्रकार की जो भाषाएं देखने को मिली, जिस तरह से संस्कृत है, प्राकृत है, अपभ्रंश है, ब्रज, अवधी फारसी आदि जो भाषा है या राजस्थानी जो भाषा है वो देखने को मिली। तो इस दौरान संस्कृत के कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया, अरबी के कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया, अपभ्रंश के कुछ जो छाए वो देखने को मिली, वीर रस का प्रयोग किया गया, राजस्थानी के शब्द प्रयोग किए गए, डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो यहाँ अलग अलग विद्वानों ने अपने अपनी जो माफ करना जो चंद्रवरदायी हैं उन्होंने अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करते हुए और उसको बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास है वो किया। तो कलात्मक कल हम लोगों ने वर्णात्मक पढ़ा था और एक सुख के माध्यम से जो संदेश वाक्य के रूप में आया था, और आज का जो बिंदु था वो कलात्मकता को लेकर के था। तो कलात्मकता की दृष्टि से सबसे पहले जो बिंदु था वो भाषा थी। कल हम लोग शैली और अलंकार योजना, संधि योजना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।